आपका सूत्र है पादोन्यतरस्याम। क्या है? अब ये प्रकरण किसका चल रहा था? हम क्या प्रकरण पढ़ नीप का प्रकरण पढ़ रहे हैं, माने के ऋण्यभ्यो नीप पहला सूत्र पढ़ा था, वो तो स्मरण किया था, वो तो पहले आ चुका था। फिर ये दूसरा सूत्र उगितस्य पढ़ा, उसके पश्चात वनोरच पढ़ा है उसी प्रसंग में। फिर कुछ वार्तिक में निषेध पढ़ लिया था, वनोना हसा, और बहुब्रीहि हुआ में उस कार्य का विकल्प पढ़ लिया था। अब सूत्रकार फिर से जो नीप है उसको फिर से बताने लग गए है, पर इस बार अन्य तरस्याम बता रहे हैं, विकल्प से बता रहे हैं इस नीप विधि को। कैसे? सूत्र है उनका पादोन्यतरस्याम। सूत्र का अर्थ कर रहे हैं पाद शब्द कृत समासांत तदंतात प्रातिपदिकात नीप वा स्यात्। कुछ शर्त है। पाद शब्द चकार दिया है ना, संधि कर दी है, शब्द तो वहां पर आपका यही है पाद शब्द। पाद शब्द पैर का वाची है, ठीक है। यदि पाद शब्द कृत समासांत है, ये कृत समासांत क्या चीज है? आप समास प्रकरण में पढ़ेंगे कि जहां समास हो जाता है, समास होने के अंत में कुछ विधि जो होती है, कुछ कार्य, समास हो गया है शब्दों में, समास होने के बाद उसमें कुछ विधि जो होती है, उस विधि को कहा जाता है, उस कार्य को कहा जाता है समासांत विधि। अब वो विधि वो कुछ भी हो सकती है, कभी कभार प्रत्यय हो सकता है वहां पर विधि के रूप में, है समास कर लिया, समास के बाद में माना कि कुछ प्रत्यय विधान कर दिया। कभी कभार समास होने के बाद में किसी चीज का लोप भी विधान हो सकता है। समासांत कार्यों का संग्रह अष्टाध्यायी में पृथक से किया गया है, विविध प्रकार के वो कार्य। तो ध्यान दीजिए, पाद शब्द कृत समासांत, पाद शब्द यदि कृत समासांत हो तो तदंतात प्रातिपदिकात नीप वा स्यात्, तो तदंत प्रातिपदिक से नीप विकल्प से हो जाता है, ठीक है। माने ये सूत्र नीप विकल्प करता है। कैसा हो? पाद शब्द हो और कृत समासांत हो। आइए हम दोनों चीजों को समझते हैं। इसके उदाहरण तो द्विपदी और द्विपाद दिया है। विग्रह देखिए, द्वौ पादौ यस्याह, जिसके दो पैर हैं, उसको द्वौ पादौ यस्याह, यस्या मतलब जिसके, वो स्त्रीलिंग विशिष्ट है कुछ। द्वौ पादौ यस्याह, ये बहुब्रीहि समास हुआ, तो समास तुम समझ गए। द्वि का पाद के साथ में समास कर देना। पाद शब्द अकारांत है, पाद मूल रूप से क्या है वो? पाद, ऐसा अकारांत शब्द है वो। तो द्वौ पादौ यस्याह विग्रह किया, तो यहां पर समास करने के बाद रूप बन गया द्विपाद। संख्या सुपूर्वस्य इति पाद शब्दस्य आकारस्य लोपः। फिर क्या हुआ कि जब आपने बहुब्रीहि समास कर दिया, बहुब्रीहि समास अनेक अन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा होता है, तो द्वि का पाद के साथ समास कर दिया, तो इनको जोड़ के लिख दो द्विपाद। क्या लिख दो? अब जो एक सूत्र है संख्या सुपूर्वस्य इत्यादि सूत्र से, यहां पर द्विपाद में दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाद शब्द से आकार से लोप, दकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया, तो ये पाद शब्द हो गया वह हलंत। अब ये द्विपाद शब्द क्या है? ये द्विपाद, ये पाद शब्दांत बहुब्रीहि है, मतलब यहाँ समास हुआ है, और समास होने के बाद यहाँ समासांत कार्य ये हो गया है, समास होने के बाद में कि आकार का लोप हो गया। आकार का लोप क्या है? ये समासांत कार्य, मतलब समास होने के अंत में हुआ, ये आकार का लोप हो गया। आकार का लोप होने पर क्या हो जाएगा? इसे पादोन्यतरस्याम सूत्र से विकल्प से नीप हो जाएगा। यदि तुम नीप कर देते हो बच्चा, तो रूप है ना, एक और पाद को तो पदादेश, ये तो कहो पाद शब्दस्य अकारस्य लोपः। रूप क्या दिया है? ऊपर रूप दिया है द्विपदी, द्विपदी दिया है ना। तो इसको तो बताना, कहना पड़ेगा। द्वौ पादौ यस्या विग्रह किया, संख्या सुपूर्वस्य पाद शब्दस्य आकारस्य लोपः, पाद शब्द के आकार का लोप कर दिया, मतलब दा में आ का लोप कर दिया, तो स्थिति हो गई तुम्हारी द्विपाद। अभी स्थिति द्विपाद तक पहुंची है। द्विपाद के बाद आप इससे कर लेना क्या? नीप। नीप का बचेगा क्या? ई। अब नीप के ई इधर है, द्विपाद की नीपी भत्वात, नीप होने से भा संज्ञा हो जाएगी, द्विपाद की भा संज्ञा हो जाएगी। तो एक सूत्र है पादः पथ, वो सूत्र क्या करेगा? ये जो पाद शब्द है ना, पाद को कर देगा पथ, मतलब पद दकारांत, कहने का मतलब पाद में जो आ ह्रस्व वो दीर्घ है, वो उसके स्थान पर ह्रस्व आदेश कर देता है। तो उसमें से द्विपाद में से पाद को इसने क्या कर दिया? पद। तो स्थिति क्या हो गई? द्विपद। द्विपद, याद रहे ये पाद को पद होगा तभी जब वहां पर नीप हुआ हो। सूत्र है पादः पथ, अष्टाध्यायी में दिया है पादः पथ। इस सूत्र से पाद को पदादेश हो गया नीप होने पर। हाँ, नीप नहीं होगा तब नहीं होगा ये काम, ये भी ध्यान रखना। तो फिर आपका पाद को पदादेश हो जाने पर द्विपद ई, ये स्थिति रहेगी, और वर्ण सम्मेलन करने पर द्विपदी। क्या बन जाएगा? द्विपदी रिक, नहीं रिक नहीं है यहाँ, तो द्विपदी का रिक कहने पर तो अगला सूत्र लगेगा, ठीक है। द्विपदी, द्विपदी का मतलब है सीधा दो पादौ यस्याह, दो पैर हो जिसके, उसे क्या बोलेंगे?
और एक बार ये ङीप होता ही नहीं है। जब ङीप नहीं होता उस पक्ष में तो आप क्या क्या काम करोगे? समास तो करोगे, समास तो करोगे और समासांत कार्य भी कर लोगे। केवल वहां पर पाद पद नहीं लग पाएगा क्योंकि वो ङीप के परे रहते ही लगता है, तो वहां पर बनेगा द्विपात। इसलिए पहला रूप ङीप होने पर तो पाद पद लगेगा समास होने के बाद, तो द्विपदी। अन्यथा क्या बनेगा? ये किसको कहेंगे? जिसके दो पैर हैं उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा मत समझना कि उसमें ङीप नहीं दिख रहा है तो वो स्त्रीत्व को नहीं कहेगा, स्त्रीत्व को वो तब भी कहेगा। ठीक है, हाँ, तो द्विपदी ये भी स्त्रीत्व को कहेगा और द्विपाद भी कहेगा। दोनों रूप समझ गए? तो जो भी दो पैर वाली होगी उसको क्या बोला जाएगा? द्विपदी। इसलिए गायत्री के लिए आता है गायत्रस्यैकपदी द्विपदी चतुष्पद्य। ठीक है, तो पादोन्यतरस्याम सूत्र से द्विपदी और वैकल्पिक रूप भी समझिए द्विपाद भी बनेगा। और आगे एक बार एक सूत्र और दिया, टाप रिचि। क्या दिया? टाप तो मैं ज्यादातर टाप में पढ़ाए हो, लेकिन यदि पाद शब्दांत है तब भी संभल जाइए, ताकि रिचि वाच्यायाम दो पैर वाली हम कह सकते हैं हर किसी को। लेकिन यदि देखो पैर ऐसा नहीं कि मानवों के होते हों, पैर तो जो है छंद में भी, छंदों के भी पैर होते हैं, उसमें भी तो कहा जाता है कि एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। पार मतलब उनके भी 4 पैर होते हैं। छंदों में भी तो ऐसी व्यवस्था है पाद वाली कि उनके भी 4 पैर हैं। पर यदि किसी श्लोक के 2 ही पैर हों तो एक शब्द देखो, ऋचा शब्द है, ऋचा कहते हैं वेद का जो मंत्र है ना उसको क्या ऋचा भी कहा जाता है। तो कोई तो ऋचा ऐसी होती है जिसमें 2 पैर होते हैं, किसी में 1 पैर भी होता है, किसी में 4 भी होते हैं। ऋचाओं के बहुत बहुत पैर होते हैं। यदि ये जो पाद शब्द है ये ऋचि वाच्यायाम यदि ऋचा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तब वहां पर तुम ङीप करने मत चले जाना पादोन्यतरस्याम से, अब वैकल्पिक की व्यवस्था नहीं है। फिर तो टाब रिचि, रिचि इत्युक्ते ऋचि वाच्यायाम, ऋचि अर्थ मतलब ऋचा अर्थ वाच्य है यदि, यानी कि ये शब्द यदि ऋचा को कह रहा है, ठीक है ना, द्वौ पादौ यस्याः 2 पैर हैं जिसके, और ऐसी है कोई यदि ऋचा, तब आप ना तो द्विपदी बनाइए नहीं ना ही द्विपाद बनाइए, बल्कि तब तो ऋचि वाच्यायाम पादंतात टाप स्यात्, तब तो आपको क्या कर लेना है? टाप प्रत्यय कर लेना है। तो ठीक है भाई, फिर हम करेंगे टाप। तो हम फिर क्या किए? समास कर लिए द्वि और पद का, तो स्थिति हो गई द्वि और पाद का, तो स्थिति हो जाएगी द्विपाद। समास के बाद बहुत सारी प्रक्रिया बीच में होती है, उसे मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, विभक्ति लोक वगैरह, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, है। तो द्विपाद ये स्थिति हो जाएगी। द्विपाद शब्द से अब तो तुम टाप करो, क्योंकि यहाँ तो ऋचा अर्थवाच्य है, तो द्विपाद अग्रे टाप का बचेगा आ, और भाव संज्ञा होगी पाद पत लगा दो, तो स्थिति हो जाएगी द्विपद अग्रे आ, है पाद पत लग जाएगा क्या है? पाद शब्द को पतादेश हो जाता है आजादी प्रत्यय परे, आजादी प्रत्यय के परे रहते वह संज्ञा होती, चाहे ङीप भी आजादी प्रत्यय है और टाप भी आजादी प्रत्यय है, ठीक है। तो इसलिए पाद को पद कर लो, द्विपद आ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और वर्ण सम्मेलन कर लीजिए द्विपदा, और सुआदि कार्य कर लेना, द्विपदा से सुलाना, पर वो हलंग आदि करके लोप हो जाता है, इधर शेष बचता नहीं है। तो रूप क्या बन जाएगा? हाँ, आजादी प्रत्यय के परे रहते वह संज्ञा होती है यचिभम द्वारा, इसलिए पाद पद जो है सूत्र लगेगा आजादी प्रत्यय, चाहे ङीप हो चाहे टाप। और वहां तो कुछ भी नहीं था जो हम द्विपाद बनाए थे, वहां तो आगे कछु प्रत्यय ही नहीं, तो द्विपदार रिक ये बन जाएगा ना, द्विपदार रिक, इसकी सिद्धि हो गई। अब है एक पदा है, एक पाद यस्याम सा रिक भवती एक पदा, पाद को पदादेश यहां भी कर लेना, नहीं तो पा में आ है और इधर तो पद बच रहा है, तुम चक्कर में फंस जाओगे कि कैसे हुआ, तो पादः पद, इसने हमको याद रखा, एक पदा बन जाएगा। माने ऐसी ऋचा जिसमें 2 पाद है तो द्विपदारिक, और 1 पाद है तो एक पदारिक। और ये कब बनेगा? द्विपात या फिर द्विपदी, ये कब बनेगा? जब ऋचा अर्थ नहीं है, ऋचा से भिन्न अर्थ में वो रूप भी बनेंगे। इतना समझ में आ गया? अब एक सूत्र स्मरण दिलाया इन्होंने, न सट स्वस्रादिभ्यः, सूत्र क्या करता है भैया? सट संज्ञक से परे और स्वस्रादि शब्दों से परे नीप और टाप नहीं होते हैं। ये सूत्र नीप और टाप का निषेधक है।
उदाहरण देखिए, जैसे पंच शब्द है, ये भैया मूल रूप से नकारांत है। ये शब्द पंचन प्रातिपदिक है, तो ये नकारांत है ना। तो ये नकारांत होने से इस पंचन से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय प्राप्त होता? ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप प्राप्त होता। पर अब बताओ, ये पंचन शब्द षट संज्ञक है या नहीं? षट संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? षडांता षट है ना। षडांता षट क्या कहता है? षट संज्ञा संख्या है, षट संज्ञा। जो शब्द शांत है यानी मूर्धन्य शकारांत सकारांत है या नांत है, पर वो संख्यावाचक होने चाहिए, अरे गहरे नहीं। शांत नांत जो संख्याएं हैं उनकी षट संज्ञा होती है। तो पंचन शब्द नांत है, संख्यावाचक है क्या ना, तो इसलिए षट संज्ञक। तो षट संज्ञक से अब स्त्रीत्व की विवक्षा में, पंचन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में नांत होने से ऋण्यभ्यो ङीप द्वारा यहाँ ङीप प्रत्यय होना चाहिए। न षट स्वस्रादिभ्यः, ये निषेध है। षट संज्ञक शब्दों से परे और स्वस्रादि शब्दों से परे ङीप टाप नहीं होते हैं। ङीप टापौ न स्तः। अब ये स्वस्रादि शब्द कौन है? वहां पीछे कौमुदी में तो बता दिए गए हैं, जान लो। स्वसा तिस्रस चतस्रश्च ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादयः उदाहृताः। क्यों? ये तो नांत होने से षट संज्ञक है, तो न षट स्वस्रादिभ्य से यहाँ ङीप का निषेध हो जाएगा। ङीप प्राप्त किससे है? अब वो नहीं होगा, क्योंकि पंचन शब्द कैसा है सागर जी? षट संज्ञक है। षट संज्ञक मतलब उसका नाम है षट, जैसे इसका नाम जो है रमन है वैसे, ठीक है, जैसे उसका नाम इनका षट है। तो षट संज्ञक जो शब्द होते हैं उनमें ङीप टाप। दूसरा शब्द है मूल रूप से तो ये चतुर है, रेफांत। कैसा है मूल रूप से? रेफांत है। तो यहां षट संज्ञा नहीं हो सकती थी रे, क्योंकि वो तो शांत और नांत की ही होती है, ठीक है। षट संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? श्रांता षट। उस सूत्र से किसकी षट संज्ञा होती है? शांत और नांत संख्यावाची की। चतुर शब्द रेफांत है, षट संज्ञा प्राप्त नहीं थी इसमें, इसलिए स्वस्त्रादय कह दिया सूत्र में ना, षट स्वस्त्रादि को अलग से पढ़ दिया। तो जिससे क्या होगा? स्वस्त्रादियों में ये आ जाता है। स्वसा तिस्रस चतस्रश्च, तिसरी शब्द चतस्री शब्द आ गए इधर। जो स्वस्त्रादि गण में पठित है उससे भी क्या नहीं होता? ङीप नहीं होता। तो चतुर शब्द है रेफांत। स्त्रीलिंग में उसको हो जाता है चतस्री, ऐसा आदेश रिकार वाला। अभी री होने से, ऋण्यभ्यो ङीप से, ऋदंत होने से ङीप होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। इसका बहुवचन में रूप चतस्रः बनेगा। पंचन शब्द का भी बहुवचन में रूप पंच बनेगा। ये शब्द बहुवचनांत ही हैं, सिर्फ बहुवचन में चलते हैं, इनके एक वचन और द्विवचन नहीं होते। कोई तुमसे कहे पंच शब्द के रूप सुनाओ, पंचन शब्द नकारांत है, तो इसके केवल बहुवचन के ही रूप बताना, एक वचन द्विवचन होता ही नहीं है। तो बहुवचन माने जस, सस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप, इतनी जगह पर रूप बनेंगे। विभक्तियों से परिचित हो के नहीं थोड़ा? तो इसलिए पंच शब्द में पंचन शब्द से और चतस्री का जो चतस्रः बना है, इनसे ङीप और टाप नहीं होते, ऐसे ही बनेंगे। तुम कहो पंच स्त्रियः सन्ति, तो पंच में ये स्त्री का विशेषण है, तो तब भी पंच ही रहेगा। पंच स्त्रियः सन्ति, पंच फलानि सन्ति, पंच पुरुषाः सन्ति, पंच यथावत रहेगा, ये नहीं बदले। चतस्रः भी, इसमें थोड़ा चतस्रः में क्या है कि ये जो है पुल्लिंग में तो चत्वारः, चत्वारी बनता है, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रः बनता है, माने स्त्रीलिंग में पर ङीप नहीं होता इससे, ये कहने का भाव है। कोई कह रहा है पंच त्यत्र न लोपे कृते, कोई ये शंका कर रहा है कि पंच शब्द है ना, पंच शब्द में क्या होता है? पंचन शब्द है मूल रूप से। पंचन शब्द में तुम नकार का लोप कर देते हो, पंचन प्लस जस विभक्ति रहता है, इधर नकार का लोप कर देते हो, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से, और तो पंच जस रहेगा, और षड्भ्यो लुक से जस सस का पूरा लुक होता है, इसलिए यहाँ विभक्ति नहीं सुनाई देती है। तो अब यहाँ पर अब ये शब्द बन गया अदंत। पंच शब्द कैसा हो गया? अदंत। जो शब्द अदंत होते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में, उनसे कौन प्रत्यय हो सकता है सामान्य? बोलो, टाप प्रत्यय। कौन सूत्र है टाप प्रत्यय विधायक? कहता ही है वो आजादी अतः टाप, अतः आया है ना, वो कह रहे हैं कोई ये पंच शब्द से ङीप न कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाप कर डालो, ङीप टापौ न स्तः, मतलब न षट स्वस्रादिभ्य में दोनों प्रकार के स्त्री प्रत्यय का निराकरण करता है। कह रहे हैं पंच त्यत्र न लोपे कृतेपि, पंच यहाँ पर आपने न लोप कर लिया, न लोप करने के बाद भी अब ये शब्द अकारांत बन गया। तो षडांता षट इति षट संज्ञाम प्रति, षडांता षट सूत्र ने यहाँ पर षट संज्ञा की है, शांत नांत की। तो क्या होता है? षट संज्ञा कब होती है? जब कोई शब्द नकारांत, तब षट संज्ञा होगी। न लोपस्य असिद्धत्वात्, इस सूत्र के द्वारा न लोप संज्ञा विधि सुकृति, इसके द्वारा न लोप असिद्ध होने के कारण
नलोप असिद्ध होने के कारण मतलब देखिए ध्यान से, श्रांता षट सूत्र षट संज्ञा करता है, षट संज्ञा शांत और नांत की होती है, तो फिर क्या होगा, पंचन शब्द में नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो गया है, अभी वो शब्द नकारांत नहीं है, तो यहाँ षट संज्ञा कैसे है, नहीं हो सकती। तो उसके लिए कहा कि वस्तुतः यह जो नलोप है, नलोप किया है नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, ये नलोप को ये सूत्र सिद्ध कर देता है। नलोपः सुप्सुर तंग संज्ञा तुक विधिषु कृति, ये सूत्र कहता है कि एषु विधिषु नलोपः सिद्ध नान्यत्र, इन विधियों में ही नलोप असिद्ध होता है, अन्यत्र नहीं। ताकि किन किन विधियों में, सुप विधि, स्वर विधि और कृति तुक विधि, उतना एक साथ कहना। तो यहां पर समझ लीजिए आप, ये सुप विधि है, सुप विधि में नलोप असिद्ध हो जाएगा, तो श्रांता षट सूत्र को वो नांत दिखाई देगा, नांत दिखाई देगा तो उसकी षट संज्ञा हो जाएगी, और षट संज्ञा हो जाएगी तो षट संज्ञा को मान करके नीप टाप का निषेध कौन करता है, न षट स्वस्त्रादिभ्य। इसलिए लिखा इन्होंने नलोपस्य सिद्धत्वात् न षट स्वस्त्रादिभ्य इति न टाप, न षट स्वस्त्रादिभ्य इस सूत्र से टाप भी नहीं होगा। माने कि इस पंच शब्द में ना तो अदंत मान करके तुम टाप कर सकते हो और नांत मान करके तुम इससे नीप भी नहीं कर सकते, दोनों ही प्रकार के कार्य यहाँ पर नहीं हो पाए। ये यहाँ पर इसका विवेचन था। मन सूत्र का अर्थ है, ये निषेध प्रकरण पढ़ रही है तो इसलिए अर्थ है नीप का निषेध प्रकरण। मन्नंतात न नीप, जो मन्नंत होंगे उनसे नीप नहीं होता, वन्नंतों से तो सबसे था नीप और र, दो दो का विधान, लेकिन मन्नंत माने कि जो मन प्रत्यांत, उनसे नीप नहीं होता। प्राप्त किससे है, मन्नंतों से नीप, किस सूत्र से प्राप्त है बताओ, नांत होने से ऋण्यभ्यो नीप। भाई भले वो मन्नंत बना रहे हैं तो नांत, तो मन्नंत होने से ऋण्यभ्यो नीप से उनमें नीप प्राप्त था, उसका ये निषेध है। एक शब्द है सीमन, सीमन शब्द मन्नंत है, माने कि मन प्रत्यय से बनाया है। बाल मनोरमाकार ने सीमन शब्द की सिद्धि में कुछ ऐसा लिखा है कि शीय बंधने धातु है, धातु बचती है सी, ऐसी छोटा है, और उससे कर दिया जाता है मनिन प्रत्यय। उन्होंने लिखा है औणादिक मनिन प्रत्यय, तो इससे मनिन प्रत्यय कर दिया जाता है, मनिन का बचता है मन, और साथ में ही जो सी ह्रस्व है उसको दीर्घ कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है आपका फाइनली सीमन, सीमन ऐसा। अब ये सीमन शब्द बन गया ना, अब इस सीमन शब्द मन्नंत है, जानकारी मिल गई आपको, इससे जो है नीप नहीं होगा, नान्तत्वात् नीप की प्राप्ति है, तो रूप नीप नहीं होगा। तो सीमन शब्द का, जैसे राजन का राजा बनता है, सीमन का क्या बन जाएगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में ही सीमा बन जाएगा, बिना प्रत्यय लगे बन जाएगा, ठीक है, मतलब कोई नीप करने की जरूरत नहीं। तो रूप कैसे चलेंगे, सीमा सीमानौ, इस तरीके से शब्द के रूप चलेंगे। अग्रिम सूत्र है अनो बहुव्रीहे, सूत्र का अर्थ है अनंतात बहुव्रीहेर नीप। यदि अन प्रत्यांत शब्द हो और वहां बहुव्रीहि समास हो रखा है, अनंतात बहुव्रेह नीप, अनंत बहुव्रीहि से नीप नहीं होता है, ये भी नीप का निषेध है। जैसे एक शब्द है यज्वन और बहु शब्द के साथ में उसका बहुव्रीहि समास कर दिया, अब वो शब्द बन गया बहुयज्वन, उसके बाद में अन आ रहा, तो ये अनंत है, बहुव्रीहि भी है, अनंत बहुव्रीहि हो गया, बहुयज्वन, नीप प्रत्यय नहीं होगा। प्राप्त किससे है, नीप, ठीक है, अब उसे तुम जो है नहीं कर पाओगे। कैसा बहुव्रीहि समास होता है, तो बालमुनिकार ने लिखा है बहवो यज्वानो यस्याः, जिसके बहुत सारे यज्वाना माने यजन करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे बहुयज्वा। बहुयज्वा कैसे बनेगा, जैसे राजन का राजा, ऐसे बहुयज्वन का बहुयज्वा बनेगा, तो रूप ऐसे चलेंगे, इसके भी बहुयज्वा, बहुयज्वानो, बहुयज्वाना, राजन शब्द के जैसे रूप चलते हैं अलंत में, वैसे रूप इसके चला लेना। डाब उभाभ्याम अन्यतरस्याम, उभाभ्याम डाब अन्यतरस्याम, सूत्र को अर्थ करते समय ऐसे रखना। उभाभ्याम का अर्थ है सूत्र द्वयोपात्ताभ्याम, उपात्त माने पठित, दो सूत्र में जो उपात्त हैं माने पठित हैं। जैसे कौन से दो सूत्र, माने पहला सूत्र हो गया ये मनः और दूसरा हो गया ये अनो बहुव्रीहि। इन दो सूत्रों में जो उपात्त मतलब पढ़ा गया है, मतलब इनकी जो भी सामग्री है, इस दो सूत्र जहां लगते हैं ये निषेध करते हैं, उनसे भी डाप वास्यात, उनसे डाप प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। तो ये टाप तो चला गया था, ये डाप है बच्चा, उनसे क्या हो जाता है, डाप प्रत्यय का भी आ बचता है,
पकार की अलंतम से संज्ञा कर देना और चूटू से जो है डकार की संज्ञा कर देना, तो डाप का क्या बच जाएगा। और ये डाप होता कहाँ है, सूत्र द्वयोपात्ताभ्याम, यानी कि मनः सूत्रस्य यत्र प्रवृत्ति तत्र डाप और अनो बहुब्रीहेति सूत्रस्य यत्र प्रवृत्ति तत्रापि डाप प्रत्यय। अब चले देखिए देखिए उदाहरण भी फिर वैसे ही है। वो सीमन सब मनंत सीमन उदाहरण दिया था, मनंतों में उसकी प्रवृत्ति है, तो ये सीमन शब्द है ना, सीमन शब्द से कर लो डाप, तो स्थिति क्या हो जाएगी, सीमन प्लस आ, तो टेह सूत्र के द्वारा टी भाग का लोप कर लेना, क्योंकि डित प्रत्यय परे रहते डिति भस्य टेर लोपः स्यात्, ये सूत्र का अर्थ है। तो टी क्या चीज है, टी संज्ञक भाग का लोप होता है। आप जो जानते हो अचुन्त्यादि टी सूत्र के द्वारा सीमन है ना, इसमें टी संज्ञक भाग है अन, अन का लोप हो जाएगा, तो सीमन में से बेचारा अन चला गया, तो क्या बचा ये केवल, तो सीम बचा, तो सीम प्लस आ, और ये डाप का आ है, मिलाने पर रूप बना सीमा, सुआदि प्रत्यय करोगे तो क्या रूप बनेगा, सीमा बनेगा। और रूप इसके कैसे चलेंगे, अब ये शब्द आकारांत हो गया मूल रूप से, सीमा सीमे सीमा रमावत रूपाणी न तू राजनवर। और भाई ये जो डाप होता है ये होता विकल्प से है, एक बार जब ये डाप नहीं होगा तो पिछला वाला जो रूप है सीमा सीमानव सीमाना वो भी सही माना जाए। तो सीमा शब्द के रूप दो टाइप के हो गए, सीमन, वहां पर दोनों प्रातिपदिक में अंतर है, पहले सीमन प्रातिपदिक रहता है और यहाँ पर मूल अब सीमा बन जाता है। अब इन्होंने दूसरा दिया उदाहरण में दामन शब्द, ये पहले नहीं आया था। इस बाल मनोरमाकार इसके विषय में लिखते हैं कि मन्नंत विषय उदाहरणांतरम आह, मन्नंतों का एक दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, पहले तो मन प्रत्यांत का उदाहरण सीमन दे दिया, दूसरा दे रहे हैं दामन शब्द। दामन को भी क्या समझ लो, ये मन प्रत्यांत है, ताकि बताओ दामन शब्द है किस लिंग में, ताकि स्त्रीलिंग है, ताकि कैसे पता चलता है कि स्त्रीलिंग है, ताकि कोशकार ने कहा है, अमर कोश का वचन है न पुंसी दाम इत्यमरः इति अमरः। ये जो दाम शब्द है, दामन शब्द, ये नपुंसी पुल्लिंग में नहीं होता, इसका मतलब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है, तीन ही तो लिंग है, इसलिए दामन शब्द का हम स्त्रीलिंग रूप मतलब इससे स्त्री प्रत्यय कर सकते हैं। तो दामन शब्द है, दामन शब्द से ले आना तुम, क्योंकि सूत्र और सूत्र द्वयोपात्त जो विषय है, मतलब जहां मना सूत्र लगेगा अनुभवब्री लगेगा, उनके विषय में ही डाभ्याम सूत्र से क्या होगा, डाप प्रत्यय होगा। तो दामन डाप, डाप का बचेगा आ, और यहाँ पर भी टेह सूत्र द्वारा टी का लोप, रूप बना लेना क्या, दामा, तो रूप बनेंगे दामा दामे दामा रमावत। और जब एक बार ये नहीं होता है तो फिर तो मना सूत्र के द्वारा नीप होकर के और दामन शब्द से दामा दामानव दामान, इसलिए पहला रूप देखो दामा दामे दिया है, दूसरा दामानव फिर साथ में एक और दिया है। दामानव से मतलब वो दामा दामानव ऐसे करके रूप चला लेना, राजन शब्दवत नकार समझ के। एक पहले वाले सूत्र का विषय पूरा कर दिया, दूसरे वाले अनो बहुब्रीहि, ये जो है अनंत में लगता है, इसका उदाहरण आपने इधर बहुयज्जन पढ़ा था, इसके विषय में भी डाप विकल्प से हो जाता है, तो बहुयज्वन प्लस डाप, डाप का बचेगा आ, और यहाँ पर भी टी का लोप कर देना बहुयज्वन के अन का, और रूप बना लेना क्या, बहुयज्वा, ये रूप बना लोगे ना, तो बहुयज्वा, तो रूप ऐसे चलेंगे रमावत बहुयज्वा बहुयज्वे बहुयज्वाहा। और जब ये एक बार ये मतलब ये डाप होगा नहीं तो वो मीप का निषेध होगा, तो बहुयज्वा बहुयज्वानौ बहुयज्वानः, इस प्रकार के भी रूप यहाँ पे रहेंगे। अग्रिम सूत्र देखिए, अनउपधा लोपिनोन्यतरस्याम, ये सूत्र कहता है अनंतात बहुब्रीहि, ऐसा बहुब्रीहि जो कि अनंत हो और उपधा लोपिना, और उपधा लोपी हो, उपधा लोपी माने जिसमें उपधा के किसी वर्ण का लोप हो गया, तो उससे नीप वास्यात, तो उससे नीप विकल्प से कर देना। अनंतों में अनो बहुब्रीहि प्राप्त है कि नहीं, बोलो, अनो बहुब्रीहि सूत्र अनंत बहुब्रीहि से न नीप, नीप का निषेध करता है ना, नीप का निषेध करता है वो, इस सूत्र ने क्या किया, अनंतों से नीप करवा दिया, पर वो किस कंडीशन में, वो उपधा लोपी होगा तभी होगा, इसलिए बहुयज्जन शब्द है वो उपधा लोपी नहीं है, मतलब जहां उपधा का लोप हुआ उपधा के वर्ण का, जबकि यहां जो इसका उदाहरण दे रहे हैं राजन शब्द में उपधा का लोप हो जाता है, अल्लोपो न एक सूत्र है, वो उपधा का लोप यहां तो कर देता है,
लेकिन जिन शब्दों में यकार अथवा वकार आया हुआ होगा, जैसे यज्जुर शब्द में व आ गया, तो वहां पर न संयोगाद वमनतात ये निषेध लग जाता है, जिसके कारण वो उपधालोप नहीं कर पाएगा। तो जो जिन शब्दों में यकार बकार रहेगा, न संयोगाद वमनतात से जो प्रभावित रहेंगे, वो उपधालोपी कहलाएंगे नहीं। तो वो सब उदाहरण होंगे अनोबहुब्रीहि के, है। और उसके अलावा जिनमें यकार वकार नहीं होगा, जैसे राजन शब्द, यहाँ तो अल्लोपो न सूत्र से क्या होता है, उपधालोप होता है। तो ये बहुराजन जैसे शब्द इसके उदाहरण बने। अब आइए देखिए, बहुराज्ञी बना रहे हैं रूप। विग्रह क्या किया है, बहवह राजानः यस्याः, बहुत राजा हैं जिसके, ऐसी कोई नगरी, ये अर्थ करना है। विग्रह नहीं दिए हैं यहाँ पर जो है, पर ये इसी विग्रह में होगा। बहवह राजानः यस्याः नगर्याः, इस राजा, जिस नगरी के बहुत सारे राजा हैं। अन्य पदार्थ यहाँ नगरी है, इसलिए अब हम इसे स्त्रीलिंग में ले आएंगे। बहुराजन शब्द हो गया। बहुराजन शब्द कैसा है, उपधालोपी है। क्यों, इसका रूप जो है सस विभक्ति में राज्ञ बनता है। राजन शब्द के जो अन के जो आकार है उसका लोप होना, आकार से लोप हो जाता है, तो रूप क्या बनता है, बहुराज्ञ। तो बहुराजन शब्द कैसा है, अनंत है, उपधालोपी है। उपधालोपी का मतलब ये समझना सीधा, अल्लोपो नः सूत्र जहां प्रवृत्त हो जाए वो उपधालोपी है, और जहां वो नहीं प्रवृत्त हो पाए वो उपधालोपी नहीं है। और वो प्रवृत्त कहां नहीं हो पाता, तो मैं आपको बता चुका हूं, इसके लिए हलंत पुल्लिंग की जानकारी होना चाहिए। न संयोगाद वमनतात, ये उसका निषेध है। वांत मांत यदि ये संयोग रहेगा तो वहां वो प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए बहुराजन शब्द उपधालोपी है। तो बहुराजन नीप का क्या बचेगा, ई, बहुराजन ई, और उपधा का लोप हो गया राजन में से अन, तो लिख लीजिए बहु राज न, जकार को हल, नकार को हल, आगे नीप का ई। अब ज और आगे है उसके न, एक तालु वर्ण का है इधर, और नकार जो है वो दंत वर्ण स्थानीय है, तो कौन संधि हो जाएगी, अरे एक साइड में तालु स्थानीय वर्ण होता है, दूसरे में वो, तो सकार तवर कोश्चित हो जाएगा, तो नकार कोश्चित तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो ये न बदल गया य में, और ज और य ये दो वर्ण मिलकर के बन जाते हैं ज्ञ, और ज्ञ और उधर है तुम्हारा क्या, वो ई, और उसमें मिला देना बहुराज्ञी, ये रूप बन जाएगा। बना लोगे ना, इसको सिद्धि करना तुम जो है, बना पा रहे हो क्या नहीं। तो नीप जब हो गया तो बहुराज्ञी रूप बन जाएगा, बहुराज्ञी, बहुराज्ञों है, बहुराज्ञा ऐसे। और जब एक बार नीप नहीं होता है, पक्षे डाप नीप निषेधौ, पक्ष में डाप नीप कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब तो रूप बस बहुराजा, बहुराजे, इस प्रकार के रूप आप बना लेना। माने कि ये कहना चाहते हैं, ये पक्ष में डाप नीप का निषेध रहेगा, एक बार में तो डाप नीप होंगे नहीं, डाप नीप नहीं होंगे ऐसा भी रूप रहेगा, तो वो भी बनेंगे। इसके लिए यहाँ पर 3 प्रकार के रूप दिए हैं, ध्यान सुनो। बहुराज्ञी सु का रूप है नीप प्रत्यय करने पर। अब बहुराजा, ये डाप करने पर भी बहुराजा बनेगा, डाप करने पर बहुराजा बनेगा, डाप नहीं करोगे तब भी राजन का राजा बनेगा, बहुराजा तब भी बन जाएगा, लेकिन अंतर आगे आएगा। बहुराज्ञी का तो बहुराज्ञी, बहुराज्ञों, बहुराज्ञा, 3 रूप ऐसे समझना। और बहुराजा जब आपने डाप कर दिया तो बहुराजा, बहुराजे, बहुराजा, तभी चल गए रमा की तरह। जब आप इससे ना तो डाप किया ना नीप किया, तो बहुराजन शब्द से दोनों का निषेध है, तो बहुराजा, बहुराजा नौ। तो इसलिए आपके मूल में देखो पंक्तियां कैसे दी हैं, बहुराज्ञी दे दिया, उसका रूप फिर बहुराज्ञों आगे दिया है, आगे चल के द्विवचन का रूप, बहुवचन का तो दिया ही नहीं है, वो हम बोल रहे हैं। ऐसे ही बहुराजा ये डाप वाला है, इसी को फिर डाप वाला समझो, एक ही रूप लिखा है ना, क्योंकि डाप का रूप और डाप नहीं होने पर बहुराजन का रूप बहुराजा सु में तो एक जैसा बनेगा, बदलेगा कहां, औ में जाकर के। जो डाप वाला है उसका बहुराजे बनेगा, और जो डाप नहीं है उसका बहुराजा नौ द्विवचन में रूप बनेगा। ये तीनों, ये पंक्ति लग गई क्या नहीं। एक बात और ध्यान रखना, ये तीनों रूप स्त्रीत्व की विवक्षा में है। जहां नीप हो रहा है बहुराज्ञी, वो भी स्त्रीत्व की विवक्षा में है, जहां डाप हो रहा है वो स्त्रीत्व की विवक्षा में है। बहुराजन जहां डाप और नीप नहीं है वो भी स्त्रीत्व की विवक्षा का रूप है, क्योंकि दोनों का अभाव है ना, क्योंकि अन्यतरस्याम, इसलिए दोनों के अभाव में ये तीसरा रूप बनेगा।